नमस्कार, मैं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। आज दिन भर भारत में आप सभी का स्वागत है। दिन भर भारत में सबसे पहले बात पंजाब की करेंगे, जहां सीएम भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने सरकारी दफ्तरों और अन्य जगहों पर फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए 1 साल पहले जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उस पर आई शिकायतों के चलते 300 भ्रष्ट लोगों को जेल में डाल दिया गया है। इस दौरान उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि वे इस नंबर पर बेखौफ होकर भ्रष्टाचार संबंधी वीडियो और ऑडियो डाल सकते हैं। सीएम भगवंत मान ने आगे कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी काम करवाने को लेकर फीस और अलग से पैसों की डिमांड करता है तो फौरन उसका वीडियो और ऑडियो बनाकर हेल्पलाइन नंबर पर शेयर करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से बचाए जा रहे पैसों को जन कल्याण में लगाया जाए। जी, मैं तो अपना भगवंत मान। साथियों, मार्च 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ जेल दे विच ने, केस चल रहे ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दुल्हन की तरह उत्तराखंड को सजाया गया है, जिसकी जानकारी उत्तराखंड शासन के सचिव पंकज पांडे ने दी। इस दौरान पंकज पांडे ने बताया कि बैठक 3 दिनों तक चलने वाली है, यानी 25 से लेकर 27 मई तक ये बैठक चलेगी, जिसके लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। इस बैठक में शामिल होने के लिए 23 मई को 13 विदेशी मेहमान पहुंच चुके थे। वहीं आज 80 विदेशी मेहमान पहुंचे। फिलहाल सभी विदेशी मेहमानों को गंगा आरती में भी शामिल किया जाएगा, जो कि शाम 7 बजे होगी और कल से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। G20 के जो गेस्ट हैं उसमें से 13 लोग कल आ चुके हैं यहाँ पे देहरादून, और एयरपोर्ट से वो लोग होटल वेस्टिन जो नरेंद्र नगर में स्थापित है वहां पे गए थे, और बाकी लगभग 80 डेलीगेट्स हैं वो आज सुबह आए हैं और वो लोग होटल गए हैं, और दिन से मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसमें DOPT जो भारत सरकार का एक विभाग है वो पूरी मीटिंग्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। शाम को राज्य सरकार की ओर से उनको गंगा आरती के लिए परमार्थ निकेतन ले जाया जा रहा है। वहां पे गंगा आरती में वो लोग प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद उनका वहीं पे डिनर रखा गया है, वो एक्सक्लूसिव उन्हीं लोगों के लिए प्लान किया गया है, उसमें हम लोगों ने बाहर से गेस्ट नहीं बुलाए हैं। उसके बाद कल इस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। माननीय मंत्री भारत सरकार अजय भट्ट जी वो इसको इनॉग्रेट करेंगे सुबह, और उसके बाद प्रोग्राम चालू हो जाएगा। कल शाम में राज्य सरकार की तरफ से गाला डिनर का आयोजन किया गया है वेस्टिन नरेंद्र नगर में, और इस पूरे इसमें काफी सारे लोग बाहर से बुलाए गए हैं। सारे डेलीगेट्स जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग भी होंगे उसमें। और 2 दिन और ये चलेगा प्रोग्राम, 25, 26 और 27। 28 तारीख को टिहरी जनपद के एक औड़ी गांव है, उसमें पूरे डेलीगेट्स को ले जाया जा रहा है। वहां पे वो लोग पंचायत घर, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, बाकी और जैसे चीजें उनसे मिलेंगे, जो यहाँ की कार्य प्रणाली है, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में वो जानेंगे, समझेंगे, और वहीं पर उनको लंच रखा गया। फिर वहां से वो लोग वापस जाएंगे। 28 तारीख को शाम में उनकी चार्टर्ड फ्लाइट है, लगभग 5 बजे शाम को, तो वहां से वो वापस जाएंगे। इस बीच स्टूडियो से मेरे सहयोगी अब्दुल जुड़ गए हैं। अब्दुल, जिस तरह से G20 की बैठकें लगातार हम देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है, अब ऐसे में कल से बैठकों का दौर उत्तराखंड में भी शुरू हो जाएगा। और अगर हम विदेशी मेहमानों की बात करें, जिस तरह से 23 मई से ही पहुंचने शुरू हुए, और छोलिया नृत्य जो कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, उसके जरिए विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया है। और इन मेहमानों का यहाँ पर आना और बैठकें करना आने वाले दिनों में उत्तराखंड की पहचान को और किस तरह से बढ़ाएगा
और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर हम बात करें दुनिया में किस तरह की छवि उत्तराखंड की निखरने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से कल उत्तराखंड में G20 बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी, इससे पहले रामनगर में उत्तराखंड की जो G20 बैठक है वो की जा चुकी है। अब ऋषिकेश में पूजा जी वो अब G20 की बैठक जो है वो होने वाली है। लेकिन विदेशों के जो डेलीगेट्स हैं वो लगातार उत्तराखंड में लगातार अपना डेरा जमाए हुए हैं। जैसे आपने कहा कि 23 मई से ही जो विदेशी मेहमान हैं वो आने शुरू हो गए थे और आज भी कई मेहमान जो है वहां पर पहुंचे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक है वो उसे देखने में जुटे हुए हैं और जो वहां का प्रशासन है वो G20 को लेकर बिल्कुल सतर्क है। और जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको ये सजाने की और उनको ये संवारने की कोशिश की जा रही है कि जो उत्तराखंड में लोक नृत्य, जैसे आपने बताया कि तरह तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, तो उत्तराखंड वासियों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो विदेश से मेहमान आ रहे हैं उनको एक ऐसा संदेश दिया जाए जो विदेश में भी उत्तराखंड का नाम रोशन हो और वो जैसे ही उत्तराखंड से जाए वो उत्तराखंड की एक नई पहचान और नई एक सोच को अपने दिमाग में बैठा कर जाए। और कहीं ना कहीं जो संस्कृति की झलक है, खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उसे भी यहाँ पर इस डांस के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर हम बात करें ऋषिकेश की, ऋषिकेश जो है ऋषि मुनियों का जो है ये अगर हम पूरे राज्य की बात करें उत्तराखंड की, तो ऋषि मुनियों का, देवों का ये राज्य कहा जाता है जहां पर सीधे भगवान का आशीर्वाद जो है प्राप्त है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं योगियों की, उनके तप की, और दूसरी तरफ इस उत्तराखंड को और ज्यादा जो दुनिया का जो मैप है उसमें उभारने की, तो सबसे पहली जो बड़ी बात निकल कर आती है वो आती है पर्यटन। उसमें किस तरीके से बढ़ावा देने की अभी जरूरत है, क्योंकि अगर हम सरकार की बात करें तो जो है लगातार सरकारें भले ही बदलती रही हैं, लेकिन पर्यटन को लेकर लगातार कोशिशें हर सरकार की रही है कि वो और अच्छी की जा सके। पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो भी लगातार पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, खासतौर पर अगर हम 4 धाम यात्रा की बात करें उस पर बढ़ावा देने के लिए भी तमाम तरीके की जो है योजनाएं और जो परियोजनाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विदेशी मेहमानों का आना पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से और बेहतर हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तराखंड के लिहाज से? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से जो विदेशी मेहमान उत्तराखंड में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर्यटकों का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी आपने बात की 4 धाम यात्रा की, तो 4 धाम यात्रा में भी देश विदेश से जो मेहमान है वो आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा की बात कर ली जाए तो वहां पर भी देश विदेश से जो यात्री है वो वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अब सरकार की आपने बात की कि सरकार चाहे कोई भी हो लेकिन वो पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा और एक नई पहचान देने के लिए लगातार अग्रसर रहती है। लेकिन बात की जाए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि जो 4 धाम यात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधा दी जाना उनका प्राथमिकता है। अभी कुछ ही दिन पहले जब 4 धाम यात्रा की जो तैयारी हो रही थी, क्योंकि जब कोरोना के समय में 4 धाम यात्रा की तैयारी हुई थी, पूजा जी आपने भी देखा होगा कि कोरोना के समय कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इस बीच इस बार जो 4 धाम यात्रा शुरू हुई तो वहां पर हेल्थ ATM की शुरुआत की गई, न जाने तरह तरह की योजनाओं की वहां पर शुरुआत की गई। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक की दृष्टि से अब उत्तराखंड जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और यही वजह हो सकती है कि G20 की जो उत्तराखंड को 3 बैठकें मिली है, इन 3 बैठकों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जिस तरीके से विदेशी मेहमान G20 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, तो जैसे उत्तराखंड जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हो सकता है कि जो पर्यटक हैं वो G20 की जैसे ही बैठकें समाप्त होंगी तो वहां पर और अपनी गति को देने के लिए वहां पर पहुंच सके। साथ ही जो भारतीय जो है भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र है उस पर मजबूती को लेकर जो है बात की जा रही है कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर किस तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसको किस तरीके से जो है उससे लड़ाई लड़ी जा सकती है, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ी राज्य है जहां सुविधाएं बड़ी आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं, बेरोजगारी की लगातार समस्या रहती है, लेकिन ऐसे में विदेशी मेहमानों का आना और इन बिंदुओं पर बातचीत करना ये कई मायने में अहम हो जाता है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं जो औड़ी गांव है उसको लेकर खास चर्चा बनी हुई है अब्दुल की वहां पर जो विदेशी मेहमान हैं वो वहां पर जाएंगे, जो वहां के लोग हैं किस तरह से रह रहे हैं, क्या कुछ कल्चर है, खान पान क्या है, उसको भी बड़े करीब से देखेंगे। इसको किस तरह से देखा जाए कि जब वो उन लोगों के बीच में पहुंचेंगे, उनकी जो
पारंपरिक, चाहे वो खान पान की बात हो औड़ी गांव की या फिर और चीजों को लेकर, वो किस तरह से जो है मायने रखता है वहां मेहमानों का। ये सिर्फ यहाँ पहुंचकर उन लोगों के बीच जाकर उनकी चीजों को समझना है, या आने वाले दिनों में इस पर भी कुछ वर्क होता हुआ दिखाई देगा कि किस तरह से हमारी क्या संस्कृति रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से ओड़ी गांव की जिक्र किया भी आपने, ओड़ी गांव जो है वो पहाड़ पर बना हुआ है। ओड़ी गांव में जो विदेशी यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं G20 भाग जो लेने, यहाँ G20 बैठकों में जो भाग लेने विदेशी मेहमान आ रहे हैं पूजा जी, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उत्तराखंड का वो ओड़ी गांव पर लेकर जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं कैसा खान पीन होता है, कैसे उनका बोलचाल है, कैसे उनका लोक नृत्य है, इन तमाम चीज़ों को वो देखरेख करेंगे। और कहीं ना कहीं वो जो प्रशासन है उनको दिखाने के बाद ये समझौता भी उनसे कराएगा कि कहीं ना कहीं जब आप यहाँ से जाएं तो जैसे ओड़ी गांव में यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर अपना रहन बसेरा करते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, उनका क्या खाना पीना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो अपने दिमाग में बैठाएं। और जो प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया था, और जो ओड़ी गांव के लोग हैं उनमें भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से अब यहाँ G20 की बैठक हो रही है, क्योंकि ऋषिकेश से थोड़ी ही कदमों की दूरी पर जो ओड़ी गांव है वो बताया जा रहा है। तो वहाँ पर जो ओड़ी गांव के लोग हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अब उत्तराखंड को G20 की बैठकें मिली है और ओड़ी गांव को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, इससे पहले ओड़ी गांव में इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब जैसे विदेशी मेहमानों का वहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ और G20 की जो ऋषिकेश में बैठक प्रस्तावित हुई दूसरी, तो ओड़ी गांव की जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ तौर पर बदल गई। क्योंकि पहले फिलहाल भी बदली होगी अगर हम बात करें वहां पे तैयारियों की, जब वहां पर मेहमान पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बैठक जो है काफी अहम होने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री और समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने हमला बोला है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि देश में दो शक्तियां ऐसी हैं जो देश को तोड़ने और देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। मौलाना ने जिस तरीके से सीधे बागेश्वर धाम के बाबा जो शास्त्री हैं उन पर आरोप लगाया है, दूसरा नाम लिया है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये एक बहुत बड़ा आरोप है और अभी तक इस आरोप पर इन दोनों लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देश में दो ताकतें ऐसी हैं जो बराबर अपने बयानों के जरिए, सभाओं के जरिए देश को तोड़ने के लिए और नफरत फैलाने के लिए काम कर रही हैं। उनमें एक बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और दूसरे समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बराबर अपनी अलग अलग सभाएं करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मगर उन्होंने अभी तक हिंदू राष्ट्र का ना कोई खाका पेश किया, ना कोई प्लानिंग की। हम उनसे चाहते हैं कि वो खाका बताएं कि वो किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो हमारे देश में हिंदू भाइयों की आस्था की किताब रामचरितमानस के खिलाफ बराबर वो बोल रहे हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किताब के वर्कों को, पन्नों को जलाया गया, तौहीन की गई। तो ये दो ताकतें ऐसी हैं जो भाईचारे को खत्म कर रही हैं, नफरत फैला रही हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को चाहिए कानूनी कार्रवाई करे और इनकी सभाओं पे प्रतिबंध लगाया जाए। इस बीच मेरे सहयोगी अब्दुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब्दुल, जिस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन जो रिजवी हैं उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर आरोप है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री हैं तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य। इस बयान को किस तरह से देखा जाए? जी कहा आपने, जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आरोप लगाया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य पर, तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर माफ कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम जो भारत देश है
जो भारत देश है वो सर्कुलाइजेशन देश है। तो कहीं ना कहीं जो धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा ये लगातार मांग की जा रही है, तो मौलाना शहाबुद्दीन ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये सर्कुलेशन देश है, ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इनके जो प्रोग्राम है उन पर प्रतिबंध लगाए जाए और जो केंद्र सरकार है वो इस पर कानूनी कार्रवाई करे। बिल्कुल है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है, अब तक हालांकि उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें तो ये मान लिया जाए कि जो है लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की अब बयानबाजी जो है शुरू हो गई है, जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने पूजा जी। जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार जो विपक्ष है ये लगातार कटाक्ष कर रहा है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं या और विपक्ष के नेता हैं, ये मुस्लिम मतलब ये जो अलग गलत भाषा का जो प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अपने बयान दे रहे हैं लगातार, और वो भारत देश को हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो विपक्ष के द्वारा एक कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इन पर हाथ है और भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो इन पर कार्रवाई कर देती, लेकिन ये जो हिंदू समाज है वो उनको इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इनको सौंप रखा है और वो ऐसे तमाम भाषण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा, जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार जो है वो इससे जोड़ा जा रहा है। क्योंकि पूजा जी लगातार देखा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो विपक्ष हो या फिर जो प्रेजेंट में सरकार होती है वो हो, या तो वो अपनी जो योजनाएं हैं उन पर काम से वोट के लोगों से अपील करती है, या फिर जो दूसरा पक्ष होता है वो जो है वो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के बाद ही चुनाव मैदान में खेलता हुआ नजर आता है। पूजा जी लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके से मौलाना का जो है बयान वो कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान माना जा रहा है। ऐसे में इस तरीके की जो है बयानबाजी से जहां तमाम नेताओं को बचने की सलाह दी जा रही है, इस बीच मौलाना जिस तरीके की जो है बातें कर रहे हैं और देश को तोड़ने का आरोप लगा दिया है जो है पूर्व मंत्री पर, और उसके बाद जो है अगर हम बात करें धीरेन्द्र शास्त्री जिसके इतने जो है हम देख रहे हैं प्रशंसक हैं, जहां पर भी वो दरबार लगाते हैं वहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में अब तक धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात करें, उन पर तमाम तरीके के आरोप लगे कि वो जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगे हुए हैं, और अल्पसंख्यक क्या करेंगे, उनके बीच डर है। लेकिन इस तरीके की बातें लोकसभा चुनाव को लेकर करना वो कहीं से भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप जो है एक देश में रह रहे हैं, वहां पर जहां लोकतंत्र है, ये सभी का स्वागत किया जाता है, वहां पर ऐसे बयान, इस पर हमें इंतजार करना होगा अब्दुल की क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जाता है, और दूसरा जो है धीरेन्द्र शास्त्री इस पर कोई जवाब देते हैं या नहीं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात की जाए तो वो तमाम आरोपों पर कहते हैं कि वो आरोप हैं, लोगों का काम कहना है, वो कहते रहते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से वार और प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर लगातार शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं जिस पर आरोप लगाया जाता है वो इस चीज़ से बिल्कुल नाखुश होता है और वो कहता है कि जो जनता है वो कहने वाली है, कहने दो। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उससे बिल्कुल कतई ना इसको जोड़ा जाए, ऐसा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी इस चीज़ से सबक लेना चाहिए, और जिस तरीके से वो पहले व्यक्ति नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इससे पहले भी कई लोगों ने। लेकिन अब्दुल अभी तक आधार समझ में नहीं आया है कि किस आधार पर इस तरीके के बयान मौलाना की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि जब दोनों ही जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और धीरेन्द्र शास्त्री बयान देंगे तभी कुछ तस्वीर साफ होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरि सेवा आश्रम पहुंचकर भागवत ज्ञान सप्ताह में शिरकत की। इस दौरान साधु संतों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। भागवत कथा सप्ताह के पहले दिन सीएम ने भी भागवत कथा सुनी। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को G20 जैसे सम्मेलन की अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड के हिस्से भी G20 की 3 बैठकें आई हैं, जिनमें से एक बैठक रामनगर में हो चुकी है, दूसरी बैठक ऋषिकेश में शुरू होने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर से लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, इससे हमारी संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने यूपीएससी का एग्जाम पास कर अफसर बनने वाले उत्तराखंड के युवाओं को भी इस दौरान शुभकामनाएं दी। शुभारंभ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। गत 35 वर्षों से हरि सेवा आश्रम वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दीप प्रज्वलित कर इस वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया है। अभी 27 तारीख को एक विराट संत सम्मेलन है, जिसमें सभी अखाड़ों के आचार्य, महामंडलेश्वर और भी देश के कई संत यहाँ आने वाले हैं। इस बीच मेरे सहयोगी अब्दुल लगातार जुड़े हुए हैं। अब्दुल, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी G20 को लेकर जिक्र किया, लेकिन मुख्यमंत्री का इस तरीके से जो है जब कथा जो सप्ताह का आयोजन था वहां पर पहुंचे और कहा कि G20 का सम्मेलन हमारे लिए गर्व की बात है, प्रधानमंत्री की वजह से इस तरीके से हमें मेजबानी करने का मौका मिला है। खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, 3 बैठकें वैश्विक लेवल पर, अगर 3 बैठकें जो है किसी राज्य को मिल रहा है तो वाकई में वो बहुत बड़ी जो है बात है। अभी हम संस्कृति को लेकर भी बात कर रहे थे कि इससे कहीं ना कहीं जो वैश्विक स्तर है उस पर पहचान उत्तराखंड की और बढ़ चढ़कर सामने आएगी। बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से उत्तराखंड को 3 G20 की बैठक मिली है, इससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त किया है। लेकिन आज हरिद्वार पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने वहां पर भागवत कथा जो सुनी है और साधु संतों के बीच भी वो गए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें मिली हैं, उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। लेकिन सांस्कृतिक की बात की जाए तो संस्कृति जो है वो उत्तराखंड के लगातार तरह तरह की होती है और जो विदेशी पर्यटक वहां पर आ रहे हैं G20 की जो सम्मेलन में वो हिस्सा लेने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोक नृत्य और तरह तरह की चीज़ों को अपनी दिमाग में फिट करके लेकर जाएंगे और तमाम चीज़ों को सीख कर जाएंगे। और जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है और जो उत्तराखंड के जो युवा और युवती अफसर बने हैं, तो उनको भी तमाम जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि उत्तराखंड का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। चलिए, उधर महेंद्रगढ़ में सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद शुरू हुआ। सीएम आज से अगले 3 दिन तक जिले में रहेंगे और 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांवों में अपनों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, अपनी ताकत झोंके हुए है। कार्यक्रम में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम के लिए डीसी मोनिका गुप्ता समेत एसपी विक्रांत भूषण ने भी कार्यक्रम स्थलों का पहले से ही निरीक्षण किया। इस बीच मेरे सहयोगी अब्दुल लगातार बने हुए हैं। अब्दुल, जिस तरीके से मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं, 3 दिन तक जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और कई ऐसे योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास भी होना है, तो ये माना जाए कि तैयारी जो है वो बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। इस तरीके से हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल, वो लगातार जनताओं के बीच जा रहे हैं, जनताओं से संपर्क साध रहे हैं और तमाम योजनाओं की जो सौगात है वो जनता को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव नजदीक है उसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जो है अभी से ही जुट गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में जो भारत देश है उसकी आन बान शान की जो आती है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन इस बीच सीएम मनोहर लाल जिस तरीके से जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारियों में फुल जुटी हुई है। और कहीं ना कहीं अब्दुल, जिस तरह से एक के बाद एक जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, वो जो है जनता के बीच में ये संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी जब चुनावी रैलियां होंगी कि हमने क्या कुछ वादे किए थे, हमने कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया है, कितनी योजनाएं हैं जिनको पूरा किया है। अगर हम पिछले दिनों देखें, अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अभी उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, उसके पहले जो है तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनका शिलान्यास पहले किया गया और उसके बाद लोकार्पण भी हुआ। और ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं इन चीजों को भी गिनाती हुई नजर आएगी कि हमारी सरकार में सिर्फ जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास नहीं हुआ है, बल्कि उन पर काम तेजी के साथ हुआ है और लोकार्पण भी हुआ है, उद्घाटन भी उन कार्यक्रमों का हुआ है। तो ऐसे में उसका पॉजिटिव रिस्पांस जो है जनता की तरफ से मिल सकता है, ये मान लिया जाए।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को जो मिल सकता है, जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है। लेकिन अभी आपने तमाम चीज़ें की जो योजनाएं गिनाई, वो इन तमाम योजनाओं में कई बार जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने जल से संबंधित हो या फिर ताऊ से पूछो ऐप हो, ऐसे तमाम योजनाओं की जो सौगात है वो लगातार उसका उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आएगा और जब इनकी जनसभाएं नेताओं की होंगी तो ये जनता के सामने अपनी जो पेशकश और तमाम योजनाएं इन्होंने जनता के बीच रखी, तो कहीं ना कहीं ये जनता को साधने की कोशिश करेंगे कि हमने आपके सामने ये वादे किए थे और हमने इन वादों पर हम खरे उतरे और इन तमाम योजनाओं की जो सौगात है वो हमने जनता के लिए दी। ऐसे तमाम योजनाओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो योजनाओं की जो हरियाणा वासी हैं उनके लिए सौगातें जो है वो लगातार न्योछावर करते हैं। हरियाणा वासियों के लिए वो लगातार जो है काम कर रहे हैं। पूजा, चलिए आगे बढ़ेंगे। निजामपुर के एक युवक ने जनसंवाद कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कहा कि मौजूदा सरकार में मेरिट आधार पर ईमानदारी से सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जबकि पहले युवकों को नौकरी की सिफारिश की पर्ची लेकर धक्के खाने पड़ते थे। उधर बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले 30 मई से 30 जून तक घर घर तक जनसंपर्क का महाअभियान चलाने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने हर लोकसभा सीट के लिए मेगा प्लान तैयार किया। संगठन ने पूरी पार्टी को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इस अभियान में जुट जाने को कह दिया है। बीजेपी के विधायक मुंबई जाने का प्लान बना रहे हैं। मुंबई में 15 से 17 जून तक राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन होना है और इसमें पार्टी के 100 से ज्यादा विधायक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अभियान के बीच विधायकों की इस योजना पर संगठन ने नाराजगी जताई है। बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान में यूपी में हर लोकसभा सीट पर रैलियां होने की बात कही। पूरे प्रदेश में 80 रैलियां करवाने की तैयारी में पार्टी है। इनमें 6 से 8 रैलियां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की भी रैलियां प्रस्तावित हैं, जो अलग अलग हिस्सों में यूपी के करवाई जाएंगी। इससे पहले जिलों में अलग अलग वर्गों और जातियों के प्रबुद्ध सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन कराए जाएंगे। इसी के साथ आज दिन भर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।